युद्ध में सैनिक का सबसे बड़ा हथियार होता है उसकी भुजाएं, जिनकी फुर्ती और ताकत दुश्मन को या तो मैदान छोड़ने पर मजबूर कर देती है या फिर दुनिया। किंतु हजारों सैनिकों का सरदार वही कहलाता है जो भुजाओं से ही नहीं दिमाग से युद्ध लड़ता है। कभी चक्रव्यूह रचता है तो कभी दुश्मन का चक्रव्यूह तोड़कर अपनी सेना को उससे बाहर निकाल लाता है। अहमद शाह अब्दाली ने जब पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना का सामना किया था तो उससे बहुत पहले ही एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया था जिसमें वो या उसकी सहयोगी सेनाएं धीरे धीरे मराठा सेना की छोटी छोटी टुकड़ियों को घेर कर पूरी तरह खत्म कर रही थी। यदि अब्दाली की ये रणनीति कामयाब हो जाती तो शायद पानीपत के तीसरे युद्ध के बिना ही पूरे भारत पर उसका शासन होता। अपनी इसी रणनीति के चलते उसकी सेना उत्तर भारत से मराठा आधिपत्य को खत्म करते हुए तेजी से दिल्ली की ओर बढ़ रही थी। किंतु दिल्ली के पास बुराड़ी घाट में उसका सामना जिस मराठा सरदार से पड़ा, उसने पहली बार अब्दाली की असली रणनीति को समझा और पुणे तक इस रणनीति को पहुंचाया, जिसका नाम था मराठा सरदार जानराव बावले। वैसे आश्चर्य की बात यह है कि सरदार जानराव बावले की ये कहानी मुझे इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि तब मिली जब मैं अहिल्यानगर के मधेवड़ गांव पहुंचा, जहां के पास के महातर पिंपरी गांव में इस वीर और रणनीतिक रूप से कुशल मराठा योद्धा की कहानी पत्थरों पर भी लिखी मिली तो यहाँ के लोगों के दिलों में बसी भी। बस कहीं गुम थी तो इतिहास की किताबों में। सरदार जानराव बावले उत्तर भारत के मराठा सेनापति दत्ताजी शिंदे की सेना के सबसे खास सरदार, जिनके अधिकार में 5000 मराठा सैनिक थे। यदि आज की सेना से तुलना की जाए तो उनका दर्जा ब्रिगेडियर से कम नहीं था। पंचहजारी में ऐसा रहता है, 10 सैनिक का हेड रहता है नाइक, 10 नाइक का एक हेड रहता है हवलदार, 10 हवलदार का एक हेड रहता है जुमलेदार अथवा सूबेदार और 5 जुमलेदार या 5 सूबेदार का एक हेड रहता है सरदार। यानी कि आज की परिस्थिति में आज का उसका रैंक रहता है ब्रिगेडियर। मराठा साम्राज्य का वो समय जब वर्तमान पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा अटक नदी तक मराठा साम्राज्य का सूरज जगमगा रहा था, जब मुगल बादशाह ने भी मराठा शक्ति के आगे नतमस्तक होकर दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी सन 1752 ईस्वी में मराठों को सौंप दी थी। इसी दौरान अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन मराठों ने उसे बुरी तरह भारत से खदेड़ दिया। किंतु कुछ ही सालों में अवध के सुल्तान शुजा-उद-दौला और रोहिला सरदार नजीब खान रोहिला और कुछ मुगल षड्यंत्रकारी दरबारी अब्दाली को भारत पर राज करने को फिर से आमंत्रित करने लगे। अंदर से गद्दारों का साथ मिला और अब्दाली की सेना ने ताकत इकट्ठी करके भारत पर फिर से आक्रमण किया। उत्तरी भारत में खूब रक्तपात हुआ, जगह जगह अब्दाली और मराठा टुकड़ियों में लड़ाई हुई। अवध का नवाब सिराजुद्दौला, रोयल शासक कुतुब शाह और अफगानी आक्रांता अहमद शाह अब्दाली से मिलकर मराठों के खिलाफ साजिशें रची गई। उनकी पूरी योजना थी जहां मराठाओं की छोटी छोटी टुकड़ियां हैं उन्हें घेर कर पूरी तरह खत्म कर दिया जाए और जहां उनकी बड़ी सेना मौजूद हो वहां उनकी रसद लाइन ही काट दी जाए, जिससे मराठा सैनिक युद्ध से ज्यादा भूख से लड़ते हुए मारे जाए। वैसे कमाल की बात थी कि जहां विदेशी शासक भारत पर राज करने के लिए आक्रमण कर रहे थे तो मराठाओं, जिनके अधिकार में पूरा उत्तर भारत था, उन्हें उत्तर भारत पर राज करने में कोई रुचि नहीं थी। कुछ मराठाओं की उदासीनता तो कुछ घर के गद्दारों का साथ और अब्दाली की सेना एक बाढ़ की तरह उत्तर से मध्य भारत की ओर बढ़ती चली आई। लाहौर में जीत के साथ अब्दाली ने अपने पुत्र तैमूर शाह को गद्दी पर बैठाया। पंजाब में भी मराठों का नियंत्रण कुछ ही महीनों में समाप्त हो गया। त्र्यंबक बाबूजी की टुकड़ी का सहार हो गया। ये वो समय था जब दत्ताजी शिंदे उत्तर भारत में मराठा सेना का नेतृत्व कर रहे थे। उनके साथ थे अनुभवी घुड़सवार कप्तान सरदार जानराव बावले, गोविंद पंत पुंदेले और जान खोजी शिंदे। त्र्यंबक बाबूजी की टुकड़ी के सैकड़ों सैनिक भूखे प्यासे बिना हथियार शुक्रताल में दत्ताजी के शिविर तक पहुंचे। उनकी हालत देखकर शिंदे शिविर में भी भय फैल गया, लेकिन दत्ताजी शिंदे और जानराव बावले जैसे योद्धाओं ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने दत्ताजी की सेना को छत्रपति शिवाजी और साहू महाराज की याद दिलाते हुए हिम्मत और हौसला दिया। लेकिन वो जिस क्षेत्र में बैठे थे वहां के तो राजा ही उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। जनवरी 1760, यमुना का किनारा, दिल्ली के पास बुराड़ी घाट। दोनों सेनाओं के बीच यमुना बह रही थी, एक यमुना नदी के आर तो दूसरी नदी के पार। मराठा और अब्दाली की टुकड़ी जहां आमने सामने खड़ी थी, उसी समय शुजा-उद-दौला और रोहिलों की बड़ी सेना भी नवाब का साथ देने
वहां पहुंच गई। उनका उद्देश्य था दिल्ली के सबसे पास स्थित उत्तर भारत के इस अंतिम मराठा शिविर और यहाँ के सभी सैनिकों को खत्म करके उत्तर भारत से मराठाओं का राज हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना। रूहेला और शुजा की सेना जहाँ पूरी तरह बंदूकों और हल्की तोपों से लैस थी, वहीं मराठा टुकड़ी के पास सिर्फ तलवारें आदि पारंपरिक हथियार ही थे। जानराव बावले ने गंगूबाई तात्या को पत्र लिखा। नजीब खान को अपने घेर लिया है, लेकिन शुजाउद्दौला और अन्य रूहेला सेनाओं के आने से हालात बदल रहे हैं। ऐसे में उन्हें मल्हार राव होलकर की सेना के आने तक यथास्थिति बनाए रखने का संदेश मिला। सेनापति दत्ताजी शिंदे और मराठा सरदार जानराव बावले को भी यही उचित लगा, किंतु वो तलवारों से दुश्मन को दिल्ली से दूर रखने को अड़िग तैनात थे। जबकि दुश्मन सेना को जैसे ही मराठा सैनिकों की कमजोरी का एहसास हुआ, उसने जल्दी की और एक ही समय में अलग अलग जगहों पर यमुना को पार कर लिया। मराठे टुकड़ियां भी वहां पहुंची, किंतु वो भी हाथियों पर रखी हल्की तोपों का सामना नहीं कर सकी, जो सामने तैर कर पार हो गए थे। जानराव बावले तो पहले से ही मोर्चे पर थे। लगभग पूरी शिंदे टुकड़ी में तलवार और भाले चलाने वाले घुड़सवार थे। रोहेलों के एकदम उलट, जो बंदूकों और राइफलों से लैस पैदल सैनिक थे। भैयाजी शिंदे भी जानराव बावले की मदद को 3000 घुड़सवारों के साथ पहुंचे, लेकिन घात लगाए रोहेलों ने बंदूकों से गोलियों की वर्षा कर दी। नतीजा ये हुआ कि दूर से लड़ाई में मराठे भारी नुकसान में रहे। जानराव बावले की टुकड़ी ने झाड़ियों में आग लगाकर उनके धुएं के पीछे खुद को छुपाया। अब तक दत्ताजी को भी सरदार जानराव बावले से खबर मिल गई थी कि दुश्मन की आधी सेना नदी पार कर चुकी है और भैयाजी शिंदे वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं और उनकी 3000 घुड़सवारों की सेना बुरी तरह घायल हो गई है। जबकि जानराव बावले और उनकी सेना दूसरे मोर्चे पर अभी भी किसी तरह दुश्मन सेना से लोहा ले रहे थे। दत्ताजी ने अपनी पूरी टुकड़ी को नदी किनारे तक दुश्मन का पीछा करने का आदेश दिया, लेकिन दुश्मन भागा कहाँ था? रूहेला पैदल सेना तो जो झाड़ियों में घात लगाए बैठी थी, उसने इधर उधर और हर जगह से गोलियां चलाई और दत्ताजी का आगे बढ़ना नामुमकिन कर दिया। इस घटना की खबर और गोलियों की बौछार से मराठा सैनिकों का हौसला और भी टूट गया और वो बचने के लिए पीछे मुड़ने लगे। दत्ताजी को उनके पास मौजूद लोगों ने पीछे हटने का आदेश देने की सलाह दी, लेकिन इससे पहले कि कुछ किया जा सके, वो खुद पसलियों में गोली लगने से गिर पड़े और कुछ ही देर में कुतुब शाह उनके सिर पर तलवार लेकर खड़ा हो गया। उनका मजाक उड़ाने के लिए कुतुब शाह ने शैतानी हंसी में सवाल किया, क्यों पाटिल, अब लड़ोगे? उस हालत में भी मौत से न डरते हुए दत्ताजी ने मराठी अभिमान के साथ कहा, बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। गुस्से में कुतुब शाह ने एक तलवार से दत्ताजी की गर्दन उड़ा दी। अपने ताऊ और सेनापति की हत्या की खबर सुनते ही जानकोजी शिंदे तेजी से रोहिली सेना की ओर बढ़े। उन पर भी गोलियों की बौछार शुरू हो गई। ऐसे समय पर सरदार जानराव बावले ने न सिर्फ उन्हें बचाया, बल्कि उन्हें लेकर धुएं की आड़ में वहां से सुरक्षित स्थान की ओर निकल गए। जानकोजी के दाहिने हाथ में गोली लगी थी। सरदार जानराव बावले की टुकड़ी कुछ किलोमीटर दूर एक गांव तक पहुंची, किंतु दुश्मन टुकड़ी यहाँ भी उन्हें ढूंढते हुए पहुंच गई। जानकोजी शिंदे घायल थे। ऐसे में जानराव बावले ने जानकोजी शिंदे की कदकाठी के एक सैनिक को उनके कपड़े पहनाए और रोहेला टुकड़ी को अपने पीछे भगा ले गए। रोहेला सेना के हाथ ना जानकोजी शिंदे आए, ना ही सरदार जानराव बावले। दूसरी ओर मराठा सेना के जाते ही अफगान बाहर निकले और भारी नरसंहार किया। जो भी घायल थे उन्हें मार डाला। यशवंतराव जगदाले, भैयाजी शिंदे और मालोजी शिंदे, ये वो जाने माने लोग थे जिन्होंने इसमें अपनी जान कमाई। सरदार जानराव बावले और जानकोजी शिंदे वहां होते तो उनका भी वही हश्र होता। जबकि ऐसे समय में पूना तक समाचार भिजवाना भी आवश्यक था कि मराठा सेनापति दत्ताजी शिंदे शहीद हो चुके हैं। जानकोजी शिंदे की उम्र कुछ तो भी 17-18 साल की होगी, छोटी उम्र थी, मगर वो लड़वैया था। उनको वहां से निकाल के 50 मील दूर अच्छी जगह पे लेके उसको सुरक्षित बचाया था। रोहेल तो दत्ताजी के शरीर को भी अपमानित करना चाहते थे। उन्होंने उनका कटा हुआ सिर चौक पर लटका दिया। ऐसे समय में उमरावगीर गोसावी ने शुजाउद्दौला से दत्ताजी का सिर 2 लाख में खरीदा, जिससे उनका विधिवत दाह संस्कार किया जा सके। ये लड़ाई ज्यादातर नजीब और कुतुब शाह के रोहेलों और दत्ताजी के बीच लड़ी गई। ये भी कहा जा सकता है कि कोई लड़ाई लड़ी ही ना जा सकी, क्योंकि घनी झाड़ियों की वजह से वो जगह सही नहीं थी और मराठाओं का मल्हार राव होलकर के आने तक कोई लड़ाई लड़ने का इरादा नहीं था। दत्ताजी के अंडर जो डिवीजन थी वो अब्दाली और नजीब की मिली जुली सेना का सामना करने के लिए काफी नहीं थी।
एक्चुअली भौगोलिक यानी कि भौगोलिक परिस्थिति देखेंगे तो शिवाजी महाराज या हमारा स्वराज्य का जो राज्य था, ये आप सह्याद्री जो पर्वत है यानी कि सातारा, सांगली, रायगढ़ सब पहाड़ी इलाका है। और पानीपत या उत्तर भारत का आप जो भौगोलिक देखेंगे तो वहाँ पे प्लेन लैंड है, यानी कि 100-150 मील में आपको कहाँ पे भी ऐसा डोंगर या कुछ मिलेगा नहीं। ऐसा फ्लैट लैंड थी, पूरा सपाटीकरण वहाँ पे है। तो ये युद्ध डायरेक्टली सामने टू सामने हो गया। ये हत्या थी, नरसंहार था और रुहेलों की यही तो योजना थी। वीर दत्ता जी के इस करुण अंत से मराठी सैनिकों में गुस्से की लहर दौड़ गई और उन्होंने इसका बदला लेने का संकल्प लिया। यही संकल्प सरदार जानराव बावले और अंकोजी शिंदे के दिमाग में भी चल रहा था, जिसका मौका जल्दी ही सामने आ गया। ये मौका था पानीपत युद्ध से ठीक पहले का, जब अब्दाली और विश्वास राव की सेनाएं एक बार फिर यमुना नदी के पास के मैदान में डेरा डाले थी। ये स्थान था पानीपत। शुजा-उद-दौला और रोहिला सेना ने मराठाओं की रसद सप्लाई लाइन काट दी, जिसके चलते मराठों की बड़ी सेना अब्दाली से ज्यादा भूख से लड़ने को मजबूर हो गई। अब्दाली और नवाब खान हर दिन बातचीत का नाटक करके इस भूख की लड़ाई को और लंबा खींचने में लगे रहे। ऐसे समय में भाऊ ने कुंजपुरा के किले पर कब्जा करने की योजना बनाई। जानराव और जानको जी के लिए कुंजपुरा पर कब्जे का एक विशेष कारण और भी था, और ये कारण था दत्ता जी के हत्यारे कुतुब शाह का यहाँ छुपा होना। भाऊ 16 अक्टूबर को अपनी सेना के साथ कुंजपुरा पहुंचे। कुंजपुरा के गवर्नर नजाबत खान ने शहर की दीवारों के बाहर और अंदर रक्षा की 2 पंक्तियों की व्यवस्था की थी। किले के बाहर 5000 सैनिकों का घेरा था, तो किले के अंदर नजाबत खान ने 10,000 कानों की कमान संभाली हुई थी। मराठों ने रात को ही कुंजपुरा के किले को घेर लिया और 17 अक्टूबर की सुबह नजाबत खान की सेना के बाहरी घेरों को पहले तोपों फिर मराठों की तलवारों ने तहस नहस कर दिया। नजाबत खान के बचे हुए सैनिक जान बचाने को किले के दरवाजा खुलवाकर अंदर घुसे, तो उनके साथ साथ मराठा सैनिक भी किले के अंदर घुस गए और कुछ ही देर में शहर और किले पर मराठों का कब्जा हो गया। बची हुई रोहिल सेना ने जान बचाने को मुंह में घास दबाकर आत्मसमर्पण कर दिया। उन्हें अच्छी तरह पता था कि मराठा किसी भी स्थिति में गायों को नहीं मारते हैं। दुश्मन सेना के आत्मसमर्पण के बाद कुतुब शाह की खोज हुई, जो खुद भी आम सैनिक बनकर मुंह में घास दबाए छुपा बैठा था, किंतु मराठा सैनिकों ने उसे ढूंढ निकाला। पकड़े जाते ही कुतुब शाह मुंह से घास फेंककर सांप की तरह जहर उगलने लगा, जिसके बाद एक अन्य मराठा सरदार संताजी वाघ ने एक ही बार में कुतुब शाह का सिर धड़ से अलग कर दिया और इस तरह दत्ता जी की हत्या का प्रतिशोध पूरा हो गया। भले ही अब पानीपत का तीसरा युद्ध सामने था, लेकिन जानको जी और जानराव बावले की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी। यदि जानराव बावले ने समय को देखते हुए युद्ध में शहीद होने के स्थान पर आगे सूचना भेजने के लिए जान न बचाई होती, तो कुतुब शाह का दुष्कृत्य कभी भी मराठा सेना नहीं जान पाती। सरदार जानराव बावले जी ने जनकोजी शिंदे वो बचे हुए थे, उन्होंने दत्ता जी तो गए ही, लेकिन उसका जो भतीजा है उसको बचाना पड़ेगा, सेना तो बचानी पड़ेगी। इसीलिए सरदार जानराव बावले जी ने सरदार पाटिल जनकोजी शिंदे को वहाँ से रणांगण से दूर लेके 25-26 किलोमीटर दूर आ गए थे और वहाँ उन्होंने सरदार जानराव बावले को बचाया। पानीपत के युद्ध में सरदार जानराव बावले शहीद हो गए, किंतु पानीपत के तीसरे युद्ध के तुरंत बाद महाजी शिंदे ने एक बार फिर अब्दाली से युद्ध लड़ा। एक बार फिर अब्दाली को भारत छोड़कर भागना पड़ा। इसलिए कुछ इतिहासकारों का ये दावा तो झूठ के अलावा और कुछ है ही नहीं कि पानीपत से मराठों की हार से ही अंग्रेजों को भारत पर राज करने का मौका मिला था। सरदार जानराव बावले का बलिदान कभी सामने न आता यदि श्रीगोंडा के राजेश इंगले ने पत्थर पर लिखी एक इबारत का मतलब न ढूंढा होता। यहाँ श्रीगोंदे में तालुके में महातार पिंपरी गांव में सरदार जानराव बावले जी की समाधि है। वो समाधि आज तक इतिहास के पन्नों में कहीं नहीं है। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि ये समाधि वारसा स्मारक, पानीपत वीरों का वारसा स्मारक घोषित करने के लिए, और वो जग के इतिहास के पन्नों में आ जाना चाहिए, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। आज यहाँ महातर पिंपरी में सरदार जानराव बावले के परिवार के 3 किले मौजूद हैं। 2 तो बिल्कुल खंडर हो चुके हैं। एक इस घड़ी को बावले परिवार के वर्तमान वंशज विक्रम और विनय बावले ने अपने स्तर पर संभाल कर रखा है। अगर इतिहास मजबूत हो, चालू वर्तमान या भविष्य ये सुरक्षित हो सकता है।
आज भी पर्यटक यहाँ इस घड़ी में आते हैं, ठहरते हैं। कोई इन पत्थरों से बातें करने आता है तो कोई यहाँ के राजसी अंदाज का आनंद लेने। जो भी आता है लुप्त इतिहास की यादें साथ ले जाता है। जो हमारी गढ़ी है, जहाँ की यहाँ पे हम बैठे हैं, यहाँ पे खुद पाटिल बुआ मीन्स महाजी शिंदे सरदार यहाँ पे रहते थे। दूसरा बाजीराव पेशवा ये भी रह के गए हैं। इस घड़ी में इतने बड़े बड़े दिग्गज रह के गए हैं। अभी के शांता शेळके, गदिमा, प्रख्यातरे, काका साहेब गाडगीळ, ये जो है ये सब थोर पुरुष यहाँ पे रह के गए हैं। काश किताबों में पूरा इतिहास होता, लेकिन किताबें तो बस वही बातें कहती हैं जो उस दौर के शासक इतिहासकारों को कहने की अनुमति देते हैं। कई नायक और उनकी कहानियां तो बस छुपी या ज्ञात ही रह जाती है। अपनी बचत से घड़ी को संभाल कर रखने के पीछे विक्रम वावले का उद्देश्य है आने वाली जनरेशन इतिहास किताबों में नहीं बल्कि आंखों से देखकर समझे और जाने।